ये कल तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था कि किसकी राजधानी क्या है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप समूह की राजधानी क्या है? फिजी द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कौन सी है? आप लोग बताएं। फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्या है इसकी राजधानी? फिजी द्वीप समूह की राजधानी है जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, किसका भाग है? मेलानेशिया का भाग है। किसका भाग है? मेलानेशिया। किसका भाग है? मेलानेशिया का भाग है। किसका भाग है? मेलानेशिया। ठीक है। और ये इसकी राजधानी क्या है? सुवा। सुवा इसकी राजधानी है। ठीक है। अब 52 क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रहती है? मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सूर्य विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। तो पहले तो ये बताइए कि पार्थिव विकिरण क्या होता है? देखिए, वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती हैं जिसमें कि CO2 गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। CO2 गैस बहुत महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, मतलब सूर्य से जो आता है हमारी तरफ, पृथ्वी तरफ, वो वहां से तो रेडिएशन आता है। जो हमने हीट बजट का चैप्टर पढ़ा था, रेडिएशन यहाँ तक आता है। लेकिन जब पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, अर्थात ये सौर विकिरण का जो है वापस नहीं जा पाती। इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा इफेक्ट है ये? हीट बजट में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि सूर्य से किरणें आती हैं, उसी रेशियो में जो है कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ वापस चली जाती हैं। तो वायुमंडल में क्या है? अनेक गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट सही है। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ये गलत है। ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी अपारदर्शी है, मतलब सौर विकिरण आ जाता है लेकिन पार्थिव विकिरण जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो वापस नहीं जा पाता, तो उसके लिए क्या है? ये अपारदर्शी। उल्टा लिख दिया है, इसके लिए अपारदर्शी है। ठीक है, इसके लिए क्या है? ये अपारदर्शी है। सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है, इसके लिए कुछ भाग पृथ्वी को प्रतिबिंबित कर देती है। ठीक है। इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आप हमको इसमें बताएंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? और ये जो अभी बोलते हैं ना कि अटलांटिक जो अटलांटिक में है, जो वो होल हो रहा है, ओजोन होल, ओजोन होल का क्या कंसेप्ट है वो आप लोग हमें लिख कर भेजेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन तुल्य प्रदेशों का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के किनारों पर 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा शीतकाल में साधारण वर्षा होती है। तो देखिए, जो पृथ्वी का विस्तार है, जो जो विभिन्न जलवायु का, वो हमको याद करना है, मतलब देखना है, समझना है कि यहाँ पर क्या होते हैं। ये इक्वेटोरियल विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, फिर 66.5 डिग्री पे मकर रेखा, मकर रेखा होती है। समझ रहे हैं? तो पहली चीज तो आप कर्क रेखा देखे हैं, फिर मकर रेखा देखे हैं। अब इसमें कितने कितने डिग्री पर कौन कौन से अक्षांशों पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। चीन तुल्य प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये बात सही है, ठीक है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है, साधारण वर्षा होती है, और शीतकाल शुष्क रहता है, शीतकाल शुष्क रहता है। ये जो अपने प्रदेश की जलवायु है भारत में क्या है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। अपने देश के लिए तो ये सही है, और शीतकाल में साधारण वर्षा होती है। पर चीन तुल्य जलवायु है, जो शीतोष्ण कटिबंध में 25 डिग्री से 40 डिग्री से, हमारा देश क्या है, हम इंडिया है, वो कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है। तो ये जब हमारे देश की जो बाउंड्री खत्म हो जाती है, चीन वहां से स्टार्ट होता है। ये ये 8 डिग्री, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 26 डिग्री। तो ये यहाँ से जो है, जो स्टार्ट हो जाती है वहां पे चीन। तो यहाँ पे जो है जलवायु, इस एरिया में जो चीन है, वो अलग जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीतकाल शुष्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने जो है कितनी बार बजट पेश किया, 6 बार बजट पेश किया, 6 बार बजट पेश किया। इनके नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का वो है। बजट, बजट क्या होता है, बजट सत्र का समय कितना होता है, क्या समय होता है, फरवरी से लेके कब तक होता है। सबसे ज्यादा जो संसद में सत्र चलता है वो बजट सत्र ही चलता है। सबसे जो लंबी समयावधि होती है, बजट सत्र, शीत सत्र, और एक और सत्र होता है। कहते हैं ना कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकते। तो बजट सत्र जो है सबसे लंबा समय चलता है। और जब ये फरवरी में पेश किया जाता है, अभी जो है रिसेंट, इसका रिसेंट क्या है, जो पहले रेलवे का बजट था वो अलग से पेश किया जाता था, पर अब बजट में और रेलवे बजट दोनों को मिला दिया गया है। ये इसका करंट नॉलेज है। और सबसे अधिक बार किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने। भारत शासन अधिनियम 1919 में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई, सही बात है। इसके द्वारा 21 वर्ष से अधिक की महिलाओं को मताधिकार, ये गलत है। मत की तो बात उस समय लोगों को नहीं कर पाते थे। आज जो वो होता है ना, 1 मैन 1 वोट, है ना, ये तो जब हमारा देश आजाद हुआ तब की बात है। महिलाओं को कहाँ मताधिकार की बात देने लगी, वो भी 21 वर्ष में। और उल्टा आईएएस की जो परीक्षा होती थी उसकी आयु तो उन्होंने 21 वर्ष कर दी अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने। पर ये वोट वोट से बोले नहीं, तुमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारे राजा ही का वोट ले लिया बहुत है, ये गलत है। केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया था, ये बात सही है। पपेट ही होते थे उनके राजा।
तो भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। कल हमने आपको डिस्कस किया था कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत है वो किस अधिनियम से हुई थी? 1861 से। और प्रांतों तथा के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय शक्ति के रूप में प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इसमें महिलाओं को मताधिकार का अधिकार तो प्रदान किया था, लेकिन यह क्या था? सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था। सभी वयस्क महिलाओं के मताधिकार पर आधारित नहीं था। 21 वर्ष तो छोड़ ही दो, उसमें बस कुछ ही महिलाओं को अधिकार दिया था। ठीक है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में क्या होता है? 99% जल होता है और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। मनुष्य की लार में 1% एंजाइम। एंजाइम भी कौन कौन से होते हैं? नाम लिख लीजिए उनके। एक तो होता है टाइलिन और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजोम। लाइसोजोम। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल में कितना विस्तार है? दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल और स्थल मंडल में कितना विस्तार है? दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थल मंडल के विस्तार। अब देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल एवं स्थल मंडल का जो विस्तार है वो 81% और 19% है। 81% और 19% है। ले और उत्तरी गोलार्ध में कितना है? उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 60% और 40% कितना है? स्थल है। दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग पे तो जल ही है और 19% भाग पे स्थल है। और उत्तरी गोलार्ध में 60 भाग पे जल है और 60 भाग पे स्थल है और 40 भाग पे जल है। तो ज्यादा पब्लिक कहाँ रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। भारी जल को क्या कहा जाता है? भारी जल का बहुत बड़ा एक उपयोग होता है भैया। क्या होता है? जो न्यूक्लियर भट्टियां रहती हैं वहां पे अवमंदक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। इसका जो अणु भार है वो कितना होता है? 20 होता है। भारी जल को भारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। एक चीज आपने देखी होगी, एक कोई समुद्र है वहां पे आदमी बिना तैरे ही तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है और भारी जल का घनत्व अधिक होता है। तो ऐसे जल में तो तैरने की जरूरत ही नहीं, आदमी वैसे ही लेट जाए तो तैरता हुआ रहे। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के शासन को कालकोठरी की जो घटना हुई थी? देखिए, कालकोठरी की घटना बहुत विवादास्पद है। जो हिंदुस्तानी इतिहासकार कहते हैं कि ये बनाई हुई मनगढ़ंत बात है। चूंकि जो हमारा उस समय प्लासी युद्ध हुआ था वो असल में प्लासी युद्ध नहीं था, वो एक षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र था। कैसा षड्यंत्र था? जो अली वर्दी खां और ये मीर कासिम मीर जाफर, ये तो अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं कि किसके काल में हुई थी। पहले इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नवाब जो सिराजुद्दौला है उसके काल में हुई थी। इसका आंसर डी है। तो सिराजुद्दौला के जो क्या थे?
सिराजुद्दौला के जो बार-बार जो रेवेन्यू था, जो वो गेट पास था, वहाँ पे दस्तक प्रणाली थी, अंग्रेज बार-बार उसका उल्लंघन कर रहे थे। तो अंग्रेज कैदियों को इन्होंने एक सकरी और अंधेरी कोठी में बंद कर दिया था। तो 123 जो है अंग्रेज मर गए थे और इसका विवरण कहाँ है? अलाइव द वंडर में किया गया है, सिराजुद्दौला। और यहाँ पे हम थोड़ा प्लासी युद्ध देख लेते हैं। अंग्रेजों के जो प्लासी युद्ध है, एक षड्यंत्र था। सिराजुद्दौला के जो प्रधानमंत्री थे और जो सैन्य विभाग प्रमुख था, उनको अपनी ओर मिला लिया गया था और इनकी मौसी घसीटी बेगम और दो जो सेठ हैं, उनको धनाढ्य परिवारों को मिला लिया गया था। राजा अकेला ही लड़ने बचा था और उसके दो चार कुछ चंद साथी, बाकी सेना ने और प्रधानमंत्रियों ने आक्रमण ही नहीं किया अंग्रेजों पर और ये अंग्रेज बैठे बिठाए प्लासी का युद्ध जीत गए। ये पहली शुरुआत थी जब हिंदुस्तान में बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। इस युद्ध से इतनी लूट हुई, उनके पास इतना पैसा आ गया कि इन्होंने इलाहाबाद, धीरे धीरे मराठा, धीरे धीरे मैसूर, सारे क्षेत्र जीत लिए और यहाँ पे 200 वर्षों तक शासन किया। अगर ये सिराजुद्दौला के युद्ध के समय इनके प्रधानमंत्री बेईमानी ना किए होते अपनी जमीन से, तो शायद अंग्रेजों के पैर उस समय जम नहीं पाते। नेक्स्ट, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह है। भूमध्य सागरीय दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से लगी हुई जलराशि है। समझ गया? देखिए, मैप तो हम एक बार अलग से क्लास में डिस्कस करें। ये क्या है? ये अफ्रीका है। यहाँ पे जो ये भूमध्य सागरीय है, यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पे है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। भूमध्य सागरीय दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम एशिया से लगी हुई एक जलराशि है। यह अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इसके अफ्रीका तट पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थित है। कौन सा पोर्ट है? अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? हमारे जो आर्टिकल 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसमें एक 5 प्रमुख चीजें हैं। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो कोर्ट आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर आप सशरीर उपस्थित करेंगे। इसीलिए बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक वो किया जाता है कि इनको सैटरडे को गिरफ्तार किया जाता है या सैटरडे के पहले एक दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है। क्यों गिरफ्तार किया जाता है? ताकि पुलिस को सैटरडे और संडे का समय मिल जाए और समय मिल जाएगा और उससे जो बातें उगलवानी है वो और अच्छे तरीके से उगलवा सकते हैं। अब ये तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक और दूसरा इसमें पूछा है कि परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश का आदेश है परम धन आदेश, मतलब ऊपर वाला परम है, हम आदेश देते हैं। यह नियंत्रण है जिसे न्यायालय सार्वजनिक अधिकारों के विरुद्ध जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में पूछा जा सके। ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यस, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है।
सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध किया जा सकता है क्या परमादेश? सार्वजनिक अधिकारी में कौन आते हैं? ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वाले। सार्वजनिक अधिकारी में जैसे राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल या उच्च न्यायालय में न्यायिक क्षमता में जो कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यार ये क्वेश्चंस को एक बार और डिस्कस करते हैं। परमादेश किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। परम आदेश किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? एक तो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। भाई निजी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट क्या आदेश करेगा? ऐसे विभाग जो संवैधानिक हैं, गैर संवैधानिक हैं, उनके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता, इसके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत, इनके विरुद्ध भी नहीं किया जा सकता। तो 1, 2, 4 है। 1, 2, 4 परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय जिसे न्यायालय और सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों से नकारने के संबंध में पूछा जा सके। परमादेश निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, कर्तव्य विवेक के अनुसार जारी नहीं किया जा सकता। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 29 में दिए गए प्रावधानों के संबंध में बताइए। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, शिक्षण संस्थानों को सहायता देने के लिए राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म, जाति आधारित भाषा पर किसी व्यक्ति, अल्पसंख्यक, प्रबंध से। देखिए एक चीज हमने आपको कल बताई थी, जैसे आपको नहीं आते क्वेश्चन समझ में, कुछ नहीं आता, तो थोड़ा सा कीवर्ड भी देखें। कीवर्ड क्या है? देखिए जहां पे केवल वगैरह लगे रहते हैं वो ज्यादातर सेंटेंस गलत होते हैं। ये जो केवल लगा है ना, इसमें ये गलत हो जाएगा। राज्य द्वारा पोषित, राज्य विधि से सहायता प्राप्त जो भी हैं, वो प्रवेश नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल हमारे 15 का उल्लंघन है। फिर इसके बाद शिक्षण संस्थानों को सहायता देने के लिए शिक्षण संस्थानों को इस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता कि धर्म या भाषा पर आधारित। अनुच्छेद जो 29 है अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित संरक्षण की बात करता है, पहली चीज, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी के नागरिक को
एक विशेष भाषा और लिपि संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। ये हमने आर्टिकल मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति भाषा को बनाए रख सकता है। ये अधिकार दिया हुआ है कोर्ट से आर्टिकल 29 के तहत। अब साथ ही राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए नागरिक को केवल उसके धर्म, जाति, मूल वंश, जाति या शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? मतलब जहां पे राज्य ने पैसा दे दिया है वहां पर ये धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो एक बात अलग है। राज्य द्वारा पोषित है तो वहां पे तो ये चीजें लागू हो ही नहीं सकती हैं। पहली चीज यहाँ से गलत हो गया। इनको इसके आधार पर नहीं रोक। शिक्षण संस्थानों को सहायता देने के लिए अब कोई भी शिक्षण संस्थान है तो राज्य इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता कि वह धर्म, जाति या किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध से है। अगर लगता है राज्य को कि यहाँ सहायता देनी चाहिए तो सहायता दे सकते हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संचित निधि क्या होती है? पहली चीज, संचित निधि वो निधि होती है जो भी गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। कहाँ से? टैक्स से। कहाँ से? पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर भेल, गेल, बीएचईएल, डीआरडीओ, रेलवे, इनसे जो पैसा कमा रही है, जो सीधी कमाई हो रही है, वो संचित निधि में पैसा जाता है। तो भारत की जो संचित निधि है वो किस आर्टिकल में है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया। संचित निधि का जो अनुच्छेद है वो 266 में है। फोर्थ, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किसे? 114 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख। बजट का उल्लेख 112 में है। और आकस्मिक निधि किसमें है? 267। विनियोग, कोई भी पैसा अगर गवर्नमेंट को संचित निधि से निकालना है तो विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ता है। हर साल में एक बार बजट सेशन होता है। उसमें गवर्नमेंट को पूरा साल भर का लेखा जोखा और आने वाले वर्षों में क्या काम करेंगे उसका विवरण देना पड़ता है। और एक होता है आकस्मिक निधि। भाई देखिए, कोई भी 1 रुपए भी खर्च करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट विनियोग विधेयक लाती है और जब वो पास हो जाता है तो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। लेकिन जो बहुत सारे इमरजेंसी काम है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, आपदा राहत कोष आ गई, तो 500 करोड़ का एक फंड बना दिया है, इमरजेंसी फंड, कि भारत का राष्ट्रपति जो महोदय हैं उससे किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। बाद में उसमें जो है विधेयक बाद में जो है दोनों सदनों से या लोकसभा से जो है अनुमोदित करा लिया जाएगा। जो भी वित्तीय है, जो धन विधेयक है, वो तो खाली लोकसभा में रहते हैं। इसका राज्यसभा में कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। क्या है? 4132 बी आंसर से। बयालीसवें संविधान संशोधन के बारे में क्या है, इसके बारे में बताएं आप। इसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बिल्कुल सही बात है। स्वर्ण सिंह कमेटी समिति की सिफारिश के आधार पर 51A में जो है मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। बाद में एक कुछ शुरुआत में 10 गए थे मूल अधिकार, बाद में 11 कर दिए गए थे। लोकसभा का कार्यकाल बढ़कर 6 वर्ष कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाद में जो है 44वां संविधान संशोधन आया था, उसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी उसमें से कुछ प्रावधान हटाए गए थे। अब जो है पूरी तरह से एक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके, जो कि हम जो डाक विभाग अधिनियम है इसके द्वारा पॉकेट वीटो रोका गया था,
डाक विभाग का जो अधिनियम बना था राजीव गांधी जी के समय, इसमें बोला गया था कि जो गवर्नमेंट यदि कोई व्यक्ति डाक भेजता है और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इसमें कुछ संशय है तो उसको पढ़ सकता है। तो ये कहीं न कहीं निजता के अधिकार का हनन था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग डाक जो नियम था उसमें डाक विधेयक था उसके लिए प्रयोग किया था, उसको पारित नहीं किया था। और नेक्स्ट है अ जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे, बिल्कुल सही बात है। तो इसके चारों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव समिति सरकारी समिति नहीं है? देखिए, चुनाव के लिए समय-समय पे एक अनेक समितियों का गठन किया गया। इनमें से तारकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974 में किया था। तो तारकुंडे समिति का जो गठन है जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन के लिए कब किया था? यह एक गैर सरकारी समिति है। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो है कब किया गया था? 1990 में किया गया था। 1990 में किया था। बोहरा समिति का गठन जो है 1993 में अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ थी उसको जांच करने के लिए किया गया था। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था कि जितना भी खर्च हो रहा है चुनाव में उसका डिटेल देना होगा। तो ये तीनों समितियां तो जो है किसमें थी? सरकारी समिति थी। लेकिन ये जो है तारकुंडे समिति नहीं थी। तो आंसर डी, तारकुंडे समिति का गठन जो है उसमें नहीं किया गया था। सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से चुम्बी नदी बहती है? जो नाथुला दर्रा है वहां से जो है चुम्बी नदी बहती है। यह दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से में जो तिब्बत से रास्ता देती है, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता देती है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। और इसमें एक और दर्रा है जेलेपला। जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, नाम लिख लें। जेलेपला दर्रा और जोजिला दर्रा। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में है। कहाँ पे है? JNK के जास्कर श्रेणी में। अभी हमने बताया था आपको भारी जल का अणुभार कितना होता है? बताएं बताएं। 20 बताया था। कहाँ प्रयोग किया जाता? अवमंदक के रूप में। कहाँ? परमाणु भट्टियों में। निम्नलिखित में से किसका संबंध क्षोभ मंडल से है? संवहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का पाया जाना, बादल का गरजना। तीनों का है क्षोभ मंडल से। देखिए इनको याद करने की एक ट्रिक याद रख लीजिए। TSMP, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की क्या है? सबसे निचली परत है। ये कहाँ? 12 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। 12 किलोमीटर तक। विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे ओला, आंधी, बादल फटना, चमकीला, ये सब कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसीलिए जो है यहाँ पे हवाई जहाज नहीं उड़ते। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल में वहां ये सब घटनाएं नहीं होती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय, पहले तो बताएं गोल्जी काय होता क्या है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा एक कोशिकांग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गोल्जी काय बॉडी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना, विभिन्न एंजाइमों का श्रावण करना। विभिन्न पदार्थों का श्रावण करना। प्रोटीन संश्लेषण तो डीएनए आरएनए करते हैं, विभिन्न पदार्थों का पाचन ये अलग काम है। इसका जो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है विभिन्न पदार्थों का एंजाइम का श्रावण करना, निकालना, सीक्रेट करना। निम्नलिखित नहरों में से कौन सी नहर बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है? कील नहर। कील नहर जो है, देखिए कील नहर बाल्टिक और उत्तरी सागर के मध्य है। एक आप पढ़ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। कील नहर हो गई, गोटा नहर हो गई, आप हमें बता देना कहाँ कहाँ पे स्थित है। गोटा नहर हो गई, शू नहर हो गई और बोलगा डोन नहर हो गई। ये आप बता देना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के उपबंध में विशेष उपबंधों का वर्णन है। किन जातियों या समूहों को अनुसूचित जाति या जनजाति माना जाएगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, इसका निर्णय राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये गलत है, पहला सही है, यह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1976 में स्थापित किया गया था। विधानसभा में शामिल सदस्यों को सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बी आंसर है। संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख जो समर्थक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इनको क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। 1966 में भारतीय वन सेवा को शामिल किया था, ये गलत है, 76 में नहीं। 1974 ईस्वी में केंद्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के स्थान पर काखा गागा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समितियों को 97 संविधान संशोधन 2012 के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये 2011 में दिया था भैया, ये गलत है। संविधान में एक नया खंड 9 खा जोड़ा गया, ये बात सही है।
सहकारी समितियों में निदेशकों की अधिकतम संख्या 22 हो सकती है। कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या? 21 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये गलत है। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये बात सही है। तो 2 और 4। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 2005 में भारत के कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसमें अधिकतम 12 सदस्य होते हैं। तो ये गलत है, 12 सदस्य नहीं होते हैं। इसके गृह मंत्रालय की एजेंसी सही है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। 2005 में की गई थी, ये बात भी सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापना की गई थी। तत्पश्चात इसको एनडीएमए के अंतर्गत सूचित किया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता है? क्या कहलाता था? तो था है ना यार। अकबर के द्वारा जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था वो संसद था। ये कितने तोले का था? 101 तोले का था। बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में मोहर नाम का एक सिक्का चलाया था। मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। अकबर ने सोने का सिक्का भी चलाया था। क्या? इलाही, जो कितने तोले का था? 10 रुपए के बराबर का मूल्य का था। यह गोलाकार था। अकबर ने सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसद चलाया था। 101 तोले का था। बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में मोहर नाम का एक सोने का सिक्का चलाया था, जो सबसे अधिक प्रचलित था। मोहर नाम भी चलाया था। जलाली एक अलग ऑप्शन है। ये मोहर, इलाही और संसद सोने के सिक्के थे। संसद 101 तोले का था। इलाही जो है 10 रुपए के बराबर था। निर्वात की स्थिति में दो भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो क्या भारी द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी? देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं अगर निर्यात में ऊपर से गिराई जा रही हैं तो वो समान त्वरण उत्पन्न होगा। समान त्वरण उत्पन्न होगा तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। दोनों वस्तुएं बराबर समय में पहुंचेंगी। दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर बराबर समय में पहुंचेंगी। इनके नाम बताने हैं आपको। यूरिया का व्यापारिक नाम कार्बामाइड है, सही बात है। फिनाल का जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, लाल सिंदूर का लेड टेट्राऑक्साइड है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि की विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1958 में। अक्टूबर 1958 में कृषि विपणन से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। यह एक वैधानिक संस्था है। केंद्रीय जो सीबीआई की स्थापना जो है 1963 में की गई थी, यह बात बिल्कुल सही है। पर यह वैधानिक संस्था नहीं है। इसकी जो स्थापना है वो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी।
सांथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से इनको मिलती है ये शक्ति। तो ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार की विशेषता नहीं है? यह सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। सही बात है। इसमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन किया जो सैन्य प्रभाव वाले क्षेत्रों में कुछ आर्मी के भी मूल अधिकारों का कुछ रोका जाता है, उनको नहीं दिए जाते हैं, बात सही है। यह असीमित है लेकिन बाद योग्य नहीं है। असीमित तो नहीं है यार, ये सीमित है। मूल अधिकार क्या है? संविधान के देखिए भाग 3 में है। भाग 3 में है। कहां से कहां तक वर्णित किए गए हैं? 12 से 35 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध हैं। कुछ इसमें नकारात्मक विशेषताएं हैं, कुछ न्यायोचित हैं, कुछ जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी इलाका है। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं परंतु असीमित नहीं है। भारतीय संदर्भ में ला लीना कम वर्षा को व्यक्त करता है, एल नीनो अधिक वर्षा को व्यक्त करता है। ये उल्टा लिख दिया यार। एल नीनो के मध्य भूमध्य सागरीय प्रशांत क्षेत्र में कम सतह का तापमान कम होता है और ला लीना के औसत अधिक गर्म। ये भी उल्टा ही लिख दिया। दोनों स्टेटमेंट सही नहीं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? यह एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है। परिसीमन क्या करता है? जो हमारे जो विधायक और जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है और इसके आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य के विधानसभा में रखा जाता है। सही बात है। अभी जम्मू कश्मीर का परिसीमन हुआ था, करंट है ये। लोकसभा और विधानसभा इसके आदेशों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। कर सकती है। इसके आदेशों को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है। गलत। इसके जो है आदेशों को परिसीमन आयोग को कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए नोबेल का भौतिक पुरस्कार दिया गया? 1983 में इनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये पब्लिक सेक्टर पूछे हैं। उनके मतलब जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसमें IOCL का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। ये गलत है, बाकी सही है। ONGC का देहरादून में है और NTPC का नई दिल्ली में है और NHPC का फरीदाबाद में है। NHPC, ठीक है। ये जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करती है। ये ताप विद्युत जो बिजली कोयले से बनती है, इसकी बिजली पानी से बनती है और ये गैस का निर्माण करती है, पेट्रोल गैस, पेट्रोल ONGC। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं यार, फिर नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे 86 से। कल पूरा टेस्ट फाइनल कर लेंगे।